हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसमें आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले बायो सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोग के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी सी ऐसी आपको इंट्रोडक्शन जो चैप्टर में दिया गया है वो मैं रीड आउट करती हूँ। अगर कोई इशू होगा तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो ये है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on a street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive, but how did we know that? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ लाइफ है, किस में लाइफ है, किस में नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई डॉग भाग रहा होता है तो हमें लगता है अच्छा हाँ ये भाग रहा हो जिंदा है। ये काऊ चूइंग कर रही है, कुछ खा रही है, कटिंग कर रही है अपना, तो हमें लगता है हाँ ये काऊ जिंदा है क्योंकि ये खाना खा रही है। मैन है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें लिविंग हैं। बट अगर डॉग, काऊ, मैन ये सब सो रहे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये लिविंग है। बट तो ये पूछा गया है, वी सी दैम ब्रीदिंग, वी नो दैट दे आर अलाइव, व्हाट अबाउट प्लांट? बट प्लांट तो दिखते ही नहीं है ब्रीथ करते हुए, ना कोई एक्शन दिख रहा होता है उनका कि कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे हम लोग अलाइव कंसिडर करेंगे? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, हम लोग कहेंगे, कुछ लोग कह सकते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो क्या ह्यूमंस भी ग्रीन कलर के हैं, वो अलाइव है? नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. लेकिन वो कह रहे हैं कि उन वाले प्लांट्स को क्या कहेंगे अगर उनमें ग्रीन लीव्स नहीं है, तो आप कैसे मानेंगे कि ये लिविंग है? और कुछ तो कहेंगे कि उनको हम लोगों ने बढ़ते देखा है, पहले छोटा पौधा होता है फिर वो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो लिविंग है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। दूसरा कह रहे हैं, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But plant that is not visibly growing is still alive. Some animals can breathe without visible movement, so using visible movement as defining characteristic of life is not enough. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना कभी कभी कि ग्रोथ है, कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ नहीं बढ़ रही है। जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स स्टिल है, वो जितना शेप है उनका, जितना साइज़ है वो उतना ही रह रहा है। बट प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, बड़ा होता है। ऐसे ह्यूमन है, वो पहले बच्चे की हाइट कम होती है फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? कुछ लोग की विजिबिलिटी दिख रही होती है ग्रो करने की, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी ग्रोथ ही नहीं करते हैं साइज़ में, तो फिर वहाँ पे कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग? कुछ एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीदिंग मूवमेंट दिख रहा है बट कुछ का नहीं विजुअल होता है, तो कैसे कंसिडर करेंगे? तो विजुअल मूवमेंट को, जो चीज़ हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, उनको हम लोग लिविंग करेक्टरिस्टिक या डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो करेक्टर होता है वो लाइफ में होता है। मतलब किसी के अंदर लाइफ है तो उसमें ग्रोथ होगी या वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, हम लोग इसे नहीं कह सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे, दूसरा क्या चीज़ है जिसके कारण आप लोग कंसिडर करते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नहीं है? मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेकेड आइज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, in this invisible molecular movement necessary for life. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. That is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जो वायरसेस हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं
जो वायरसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, कभी कभी मूवमेंट हम लोगों को दिख रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, या जो भी लिविंग थिंग कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, कभी कभी उसके मूवमेंट विजिबल भी नहीं है। अब छोटी सी बैक्टीरिया है, अमीबा है, आप लोगों को नेकेड आइज से तो वो दिखता नहीं है, बट वो मूवमेंट तो कर रहा है, तो वो नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है हम लोगों को नेकेड आइज से, तो क्या हम लोग उसे लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे? ऐसे ही कह रहे हैं जो वायरस होता है, वायरस वैसे तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, बट जैसे ही वो किसी और की सेल के अंदर जाता है तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे? तो ये तो बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है अभी भी कि हम वायरस को लिविंग कंसिडर करें या नॉन लिविंग कंसिडर करें। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें बोला गया है why molecular movement needed for life. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues have cells have a smaller component in them, and so on. तो ये पूछ रहे हैं मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों लाइफ के लिए ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरा वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कैसे सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है, और सेल ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, उससे पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये पूरी हमारी बॉडी बनी हुई है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस कंसिडर्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग करेक्टर इज़ वेरी लाइकली टू कीप breaking down over a time. In order, if order breaks down, organism will no longer be alive. तो ये कह रहे हैं ये जो ऑर्डर है ना, कि सेल है, सेल का ग्रुप मिलके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ये कंपलसरी है। अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो जाता है कि सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये अगर ये जो चेन टाइप का ये भी पूरा जो ऑर्डरली सीक्वेंस है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो लिविंग करेक्टर नहीं रहेगा। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव होने के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, और वो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा लिविंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर कभी भी कोई सेल या टिश्यू कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसको दोबारा से मेंटेन करना या रिपेयर करना ये कंपलसरी होता है, वरना उसकी जो फंक्शनिंग है वो बेकार हो जाएगी। और दूसरा, और ये कैसे होगा और ये कैसे चलता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, सेल्स, और ये सारे मूव करते रहते हैं हर टाइम पे, इसलिए कंपलसरी होता है कि उसका रिपेयरमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अभी कह रहे हैं कैसे हम लोग प्रोसेस मेंटेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो इस पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बोला गया व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ की प्रोसेसेस हैं क्या, क्यों हम लोग इन्हें लाइफ की, कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ को करवाती हैं, मतलब कोई भी इंसान में लाइफ है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सर्वाइव करेगा, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं उसमें जो उसे कंसिडर कराती हैं हाँ ये लिविंग है क्योंकि इसमें ये प्रोसेसेस चल रही हैं, ये सारी चीज़ें। ये बोल रहे हैं द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग organism must go on even when they are not doing anything particularly, even when we are just sitting। अभी कह रहे हैं जो मेंटेनेंस फंक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं तो लेकिन आपके ईयर तो फंक्शनिंग कर रहे हैं ना, सुनने का फंक्शनिंग कर रहे हैं, आइज़ हैं वो फंक्शनिंग कर रही हैं देखने का, बट ऐसे तो आपको दिख नहीं रहा। और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर आप सो रहे होते हैं तो वो अपना काम करना नहीं बंद कर देते। डाइजेशन है वो डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, हार्ट अपना पंपिंग कंटिन्यू रखता है, जो ब्रेन है हमारा वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो कोई फंक्शनिंग हमारी बॉडी की स्टॉप हो जाएगी और आप लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी हार्ट आप रुक जाओ पंपिंग, ऐसा नहीं है। तो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ये जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं ये पूरे टाइम चलते रहते हैं। ये बोल रहे हैं इवन व्हेन वी आर सिटिंग in a class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance jobs are known as life process। तो ये वही बात कह रहे हैं कि अगर आप लोग बैठे हुए भी हैं या सो रहे हैं, कुछ भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट ये जो मेंटेनेंस का जॉब है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का, अगर और उसकी पूरी प्रोसेसिंग चलती रहने का, ये
चलता रहता है। तो यही सारे जो फंक्शंस, यही सारी जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, जो भी जॉब अलग अलग ऑर्गन्स कर रहे हैं, इन सबको एक साथ क्या कंसीडर कर देते हैं, लाइफ की प्रोसेसेस। मतलब किसी में लाइफ रखने की जो प्रोसेसेस हैं उन्हीं को कह रहे हैं हम लोग। और वो क्या है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, जो अपनी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर का नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सिंस दीज मेंटेनेंस, यहाँ पे बोला है सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज और ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। तो ये जो बॉडी को मेंटेन करने के जो प्रोसेस हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कि कोई बॉडी को डैमेज ना हो या कोई ऐसा ब्रेक डाउन ना हो जाए, कोई भी जो ऑर्गन है वो काम करना ना बंद कर दे। तो इसके लिए, ये सारी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनको एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये बोल रहे हैं दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड से आती है ये एनर्जी। अब कैसे आती है, जैसे आप लोग फूड खाते हैं, तो फूड आप लोग क्यों खा रहे हैं, कि फूड इसलिए खा रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी जाए। मतलब क्या होता है, एनर्जी के लिए तो फूड खाते हैं। कहते हैं हम आज बहुत लेथर्जिक फील कर रहे हैं, तो मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं होता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिली होती है, जिसके कारण वो अपनी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पा रही होती। इसीलिए तो हम लोग लेजी लेजी से फील करते हैं, बॉडी एक्टिव नहीं रह जाती है। तो ये जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो एनर्जी के लिए तो खाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड the body of an organism which we call food to inside, a process we commonly call nutrition। तो यहाँ पे कह रहे हैं वही बात कही कि अब ये कहाँ से आएगी एनर्जी आपकी बॉडी में, बाहर से अंदर कैसे आएगी आपकी बॉडी में। तो बाहर से अंदर आने के लिए फूड खाते हो, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। जो आप खाना खाते हो ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो है तो कोई बाहर की चीज़, तो उसको जब हम लोग खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देती। इसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं न्यूट्रिशन। हम अपनी बॉडी को कहते हैं न्यूट्रिशनल डाइट खाइए, मतलब अच्छा जिसमें न्यूट्रिशन एनर्जी दे, वो जो फूड उसे खाइए। वो वाली बात यहाँ पे कही हुई है। नेक्स्ट, if the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kinds of nutritional process। यहाँ पे बोला है जैसे अगर कोई बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, उसको ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए मतलब बॉडी का साइज इंक्रीज करना है, हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने हैं, बोन्स को इंक्रीज करना है साइज में। तो इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होगी, जिनसे ये चीज़ बनी होंगी। अगर हम लोग वही चीज़ को इनटेक करेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें जाके ऐड होंगी। तो वही बात कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी है वो मेनली किससे बनी हुई होती है, अर्थ पे जो भी लाइफ है वो कार्बन वेस्ड मॉलिक्यूल होती है। तो फूड का सोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बन हो। तो अगर हम लोग वैसा फूड कंसिडर करेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। तो कहते हैं जब बच्चा कोई छोटा है तो उसको अच्छा अच्छा खाना, मिल्क देना चाहिए छोटे बच्चे को। मिल्क क्यों देना चाहिए, मिल्क में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो बोन्स को स्ट्रांग करता है। तो इसीलिए कि बोन्स उसके मजबूत बने, उस समय वो ग्रोथ की फेज़ में होता है। ज़्यादा खाना देना चाहिए उसको, प्रॉपर डाइट देनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से बढ़े। यही तो रीज़न होता है। और ये भी कह रहे हैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी जैसी हो कार्बन के सोर्स को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशनल फूड चाहिए होता है, उसकी ग्रोथ के हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो जैसे ही उसको ग्रोथ को करना है उस हिसाब से उसे अपना खाना लेना चाहिए। नेक्स्ट बोले हैं द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं जो बाहर के एनर्जी सोर्स हैं, अब जैसे आपको कैल्शियम चाहिए बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए, तो आप डायरेक्ट कैल्शियम का इंटेक तो नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा न्यूट्रिशनल चीज़ लेंगे या ऐसी चीज़ लेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट में पाई जाती है, जो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल मिल्क का दिया था। तो आप डायरेक्ट तो कैल्शियम नहीं खा सकते, आप क्या कहेंगे, मिल्क पियेंगे जिससे आपको कैल्शियम मिले। तो वही चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है these source of energy therefore needed to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecules body needs to grow। तो वही बात बोली गई है, जैसा आपको चाहिए वैसा तो नहीं मिल जाता है सीधे हम लोगों को इन्वायरमेंट से, बट क्या होता है जैसे
उसमें अगर कोई हम लोग फिर ऐसी चीज़ इनटेक करते हैं जिसमें वो चीज़ प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को चाहिए, जब हम उसे इनटेक कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाती है, हम ब्रेक डाउन होके हम वो वाली चीज़ को ले लेते हैं उससे जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को मतलब ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। और फाइनली क्या, वो एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो भी मॉलिकुलर मूवमेंट्स होने हैं, मॉलिकुलर मूवमेंट्स का मतलब जो भी फंक्शनिंग होनी है, जो भी मेंटेन करनी है हमारी बॉडी को, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जब भी बॉडी को ग्रो करने के लिए मॉलिक्यूल ज़रूरी हैं वो भी पहुंच गए। अब फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो अब जैसे इतना आपने कॉम्प्लेक्स मिल्क पिया है, मिल्क से कैसे कैल्शियम आएगा, मिल्क से कैसे विटामिन आएंगे, उसको लेने के लिए एक बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस चलनी है जिससे वो मिल्क को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के और फिर उससे जो कैल्शियम लेना है या जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो इनटेक कर लेता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के सारे फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी या नहीं भी पढ़ी हो सकती हैं अभी, बट ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई आपने ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें ऑक्सीजन था, उसको ऑक्सीजन में ऐड करके हम लोग उसमें कर देते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। या रिड्यूसिंग का मतलब हुआ कि आपने कोई मॉलिक्यूल जो आप इनटेक किया था, जो भी चीज़ उसमें ऑक्सीजन थी तो उससे ऑक्सीजन रिमूव करके कोई फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो जो भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है, मेनली या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग होंगी या फिर रिड्यूसिंग होंगी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं ये हमारी बॉडी में चलती रहती हैं जिससे कि किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration। तो यही कह रहे हैं, अब कंफ्यूज मत होइएगा, रिस्पायरेशन तो रिलेटेड था ब्रीदिंग से या फिर सांस लेने से। देखिए रिस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग जो होता है वो एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एयर को इनटेक कर रहे होते हैं और उसको अपनी बॉडी से एक्सपेल कर रहे होते हैं, मतलब सांस को अंदर लेना, मतलब हवा को, और बाहर छोड़ना। ये मेन प्रोसेस होता है ब्रीदिंग में, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। बट जो रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपने ऑक्सीजन बाहर से ली है, ठीक है, उस ऑक्सीजन को अब बॉडी के जो सेल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं किस लिए, जो भी खाना है उसके ब्रेक डाउन करने के लिए, खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। तो आप ये याद रखिएगा, द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside of the body and to use it in the process of breakdown of the food source for cellular need is what we call respiration। तो respiration and breathing are two different process, ठीक है, तो उनको मिक्स मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबसे एडवांस बॉडी है, इसमें हर फंक्शन को, रिस्पायरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए अलग पूरा ऑर्गन सिस्टम है, फूड के डाइजेशन के लिए अलग पूरा है, उसके बाद हार्ट की पंपिंग मतलब ब्लड की पंपिंग के लिए पूरा अलग ऑर्गन बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, ब्रेन की फंक्शन का पूरा अलग सिस्टम बना हुआ है, सारा एक्सक्रीशन के लिए पूरा अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स बॉडी में स्ट्रक्चर होता है। बट क्या होता है, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ऐसा नहीं होता कि अलग से हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो। इनकी जो बॉडी होती है ना वो सिंगल सेल है और वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, हमारी लंग्स, देखिए कितनी सारी कवरिंग होती है, स्किन होती है, पूरा स्केलेटन होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद फाइनल एक आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस। बट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, जो उनकी लेयर होती है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, तो वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब अगर उन्हें खाना खाना है तो वो उनकी स्किन के थ्रू अंदर आ जाता है, और कोई चीज़ रिमूव करनी है तो उनकी स्किन के थ्रू डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो उनका अंदर इतने अलग अलग तरीके का पूरा सिस्टम नहीं होता जैसे हमारी बॉडी में। But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organism, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment.
thus the simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. तो जैसे हम लोगों ने जो एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें देखा ना, धीरे धीरे करके पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और ये भी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, धीरे धीरे करके उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एडवांस हो रहा। तो वही बात कह रहे हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग के लिए, तो ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से डिफ्यूजन के थ्रू, जो मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस बताया था ना, इस डिफ्यूजन में क्या होता है कि एक कंसनट्रेशन से दूसरे कंसनट्रेशन में जो भी गैसेस होती हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, बट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, वी हैव सीन previously how in the multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue with their organization in the body of the organism. हम लोगों ने पहले भी देखा है कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े ग्रुप ऑफ सेल्स से तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो जाते हैं उनके अंदर। तो यही बात बोली गई है। इफ इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of an organism while all the parts of the body needed them. तो वही बात कह रहे हैं, जैसे फूड लेने के लिए अलग, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग माउथ से खाते हैं खाना, ऑक्सीजन माउथ से भी इनटेक कर लेते हैं कभी कभी यार, बट मेनली जो ऑक्सीजन या जो भी सांस लेने का जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है, नोज, और नोज से हम लोग इनटेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट एक बात बताइए, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को चाहिए, हर पार्ट को चाहिए, तो वो कैसे रीच करेगी वहाँ तक के लिए। तो ये भी एक अलग से प्रोसेस, इसके लिए भी एक अलग सिस्टम बना रखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम, जिससे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचे, क्योंकि सारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरी है, क्योंकि उनको एनर्जी बनानी है, उनको जो भी फूड आया है उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी लेनी है, फिर अपने फंक्शंस करने, तो सबको ऑक्सीजन भी चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी। अब फूड को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए अलग से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिससे कि सारे जो भी रिक्वायरमेंट है सेल की वो कंप्लीट हो सके, चाहे वो ब्रेन तक जाना हो ऑक्सीजन, या हमारे पैरों में जाने या हाथों तक जाने हो, कहीं पे भी जाने हो, सारे सेल्स को तो फंक्शन परफॉर्म करनी है। जहाँ हाथों के मूवमेंट के लिए वहाँ पे प्रॉपर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो सेल्स नहीं, डेड हो जाएंगे, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फंक्शन। जैसे आप लोगों ने प्लांट सेल में पढ़ा होगा, जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम क्या है, जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो वाटर का मूवमेंट कराता है पूरे प्लांट में। फ्लोएम क्या है, फूड का पूरे प्लांट में मूवमेंट कराता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी चाहिए कि ऑक्सीजन का, फूड का मूवमेंट कराने के लिए एक अलग से पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रखा हुआ है। नेक्स्ट बोला है, when chemical reaction use carbon sources and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside the प्रोसेस कॉल एक्सक्रीशन। अब जैसे जो भी केमिकल रिएक्शन सेल ने परफॉर्म करी उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ एक बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट बन रहा है जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। वो सिर्फ वेस्ट ही नहीं है, वो कभी कभी हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हार्मफुल होगा। तो वही बात कर रहे हैं, जितना भी वेस्ट होता है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर कूड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, पोल्यूशन फैलाने लगता है। वही बात है यहाँ पे, अगर हमारी बॉडी में भी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो वो भी हार्मफुल हो जाएगा एक टाइम पे आके। तो वही उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए भी हमें एक ऑर्गन सिस्टम चाहिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करवाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory system. तो भी बात करें, अगर किसी सेल ने वेस्ट बनाया है, कोई बाई प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको ले जाके वहाँ से सेल से फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाना होगा, जिससे कि वो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दे। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम्स की ज़रूरत है, और वो आपस में लिंक भी होने चाहिए क्योंकि उनको मिलकर काम करना है। तो इस तरीके से कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना दिए जाते हैं, बनते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और वो आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं क्योंकि एक है जो क्या कर रहा है, जैसे हमारे लंग्स हैं वो ऑक्सीजन ले रहा है तो वो ऑक्सीजन सब तक पहुंचानी भी है, तो वो और सिस्टम से लिंक्ड होगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे का आपका इंट्रोडक्शन तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। क्या बोला है? वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन क्यों है? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन की जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते इन्वायरमेंट के। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते तो वो डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस को इनटेक कर सकते थे और अपनी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट भी कर सकते थे, वेस्ट प्रोडक्ट को। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सराउंडिंग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती है, इसलिए डिफ्यूजन इनसफिशियंट है। नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। बहुत सारे क्राइटेरियाज की बात करी गई है। पहले तो उनके अंदर की मूवमेंट, बट उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते प्रॉपर। उसके बाद हम लोग उनकी ग्रोथ, उसको भी नहीं कंसीडर कर सकते डिफाइनिंग करेक्टर। बट क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या लिविंग के अंदर जो कि केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म्स चल रही हैं बॉडी के अंदर, जो परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो सेल परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे कंसीडर कर सकते हैं। बोला गया व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड। आउटसाइड रॉ मटेरियल का मतलब है यहाँ पे जो भी आप बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो आप फूड ले रहे हैं बाहर से, वो सारा आउटसाइड रॉ मटेरियल है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन से प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन, जो लाइफ प्रोसेस जैसे ब्रीदिंग है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, ये सारे केमिकल प्रोसेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप आपको आज का ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग कल से न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर देंगे, जो पहली प्रोसेस होगी हमारी जो लिविंग की मेंटेन करने के लिए होगी। तो ये जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी आप लोगों को इशू हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी मैं न्यू वीडियो डालती हूँ तो आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले होंगे 10th के। तो आपका ये रिवीजन अच्छे से एनसीईआरटी का हो जाए और आप लोगों को कोई भी चीज़ फिर उसको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। जो आप लोगों को लगता है ना बायो बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, उसको हर छोटी छोटी चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि कुछ भी लर्न करना नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।